Welcome to all participants and our esteemed speaker, CA Ved Mittal ji. This webinar is being organized by the CASA entity under an online knowledge series sharing series named Monday Manthan. So today's topic for our all participants would be the recent changes in a charitable institution, which is being deliberated by the CA Ved Mittal ji. He is a fellow chartered accountant in practice since last 25 years in Delhi. He did his graduation from AMU Aligarh. He is the managing partner of Ved and Associates, Delhi. He is also a visiting faculty of certification course of non-profit organization by ICI. He qualified certification course of forensic audit and fraud detection from ICAI and independent directors from IICA and pursuing LLB in present. Now, I would like to introduce CA Sumit Garg, who is the founder partner of CASA. He is a fellow member of ICAI, having 18 plus years of experience. He has also served as secretary of NIRC of ICAI during his tenure of NIRC Regional Council member. CASA has been serving CA profession since 2010. CA Sumit Garg, along with his team, always believe in grooming the young CAs, sharing knowledge through regular webinars and seminars by expert faculties, and various other activities for welfare of CA profession. Now, I would like to invite CA Sumit Garg to add on certain few words. Thank you, Nikita. And already being delayed, so I am not taking much of time. I straight away request everyone to bear this net technical issue with Ved sir, because this can be happen with anyone. And ऑलरेडी जो टाइम डिले हुआ है कहीं ना कहीं हम इस टाइम को ट्राई करेंगे कवर कर सकें। और सम अदर टॉपिक जो हम ऑलरेडी मंडे मंथन की सीरीज में नेक्स्ट मंडे 5 PM दोबारा किसी नए टॉपिक पर मिलेंगे, जैसा कि आशा जी ने बताया, ऑडिट ट्रेल एंड प्रैक्टिकल इश्यूज। सो आज हम वेद जी को स्ट्रेट अवे इनवाइट करते हैं कि सर प्लीज टेक अप। सर कुछ टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आ रही है साउंड की, तो आई थिंक यू कैन ऑफ योर वीडियो सो दैट साउंड कैन बी क्लियर। And sir, you can start, sir, with sir. I'm inviting a Ved Mittal sir to start his deliberation. थैंक यू सो मच। आज कुछ टेक्निकल मेरे हिसाब से नेट में कुछ इशू आ रहा है, जिसकी वजह से इतना टाइम लगा, 20 मिनट हो गई कंटिन्यू। ठीक है, लेट्स अब मैं अपना टॉपिक पता नहीं, हमें तो कोई दिखाया नहीं, पर ऊपर नीचे भी आते हैं, नीचे आवाज में भी प्रॉब्लम। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं सर्कुलर नंबर 7 जो 25 अप्रैल 2024 को आया है। इसकी थोड़ा मैं बैकग्राउंड बता दूं, बैकग्राउंड क्या है। पहले ये था जो ऑलरेडी ट्रस्ट और सोसाइटी जो सेक्शन 12AA ATG या 1023C या सेक्शन 35 में थे, 1 अप्रैल 2021 से पहले कुछ चेंजेस आए थे। उस चेंज में ये था कि जितनी भी ऑलरेडी एनजीओ है जो सेक्शन 35, 12AA, 1023 ATG में रजिस्टर्ड थे, उनको अपने आप को दोबारा से रजिस्टर कराना है, रिन्यूअल कराना है। होता था कि जो भी ट्रस्ट 12AA का मिल रहा है तो लाइफ टाइम मिलता था, भी एग्जिस्टिंग ट्रस्ट हैं उन सबको रिन्यूअल कराना है। और रिन्यूअल जो मिलेगा वो 5 साल के लिए मिलेगा। मीन्स हर एक 5 साल में आपको अपने आप को रिन्यूअल कराना है, चाहे आपके पास में 12AA का हो या ATG का हो या 1023C का हो या सेक्शन 35 का हो, तो हर एक 5 साल में कराना है। अब एक तो ये इशू था, दूसरे इशू प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की जो टाइम पीरियड था वो मैक्सिमम 3 ईयर था। तो अब क्या हुआ कि जो अप्रैल 2000
2021 के बाद में 30 जून, लेकिन कुछ ऐसे एनपीओ थे जिन्होंने रजिस्टर्ड अपने आप को रिन्यूअल नहीं कराया फॉर्म नंबर 10A फाइल करके। अब इसमें 2-3 बार डेट बढ़ी थी, पहले नवंबर की बढ़ी थी, 1 नवंबर से 25 नवंबर हुई, फिर 30 सितंबर 2023 हो गई। इसके बाद भी कुछ ऐसे एनपीओ थे जिन्होंने अपने आप को रिन्यूअल नहीं कराया। चूंकि क्या था कि बजट 2023 में चेंज आ गया था कि जिन एनपीओ ने अभी तक अपने आप को रिन्यूअल नहीं कराया है उनके ऊपर 115 टीडी सेक्शन लग जाएगा। 115 टीडी मींस एक्रेटेड इनकम, मींस यदि आपकी बैलेंस शीट में मार्केट वैल्यू पर जो असेट्स है वो और आउटसाइड लायबिलिटी माइनस करते हुए जो बचेगा उस पर 30% का टैक्स लगेगा 115 टीडी के हिसाब से। तो अभी भी लगभग ऐसे 50,000 एनपीओ हैं, 50 एनपीओ जिन्होंने अभी तक अपने आप को रिन्यूअल नहीं कराया। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था। तो एक तो ये इशू था जिसकी वजह से सर्कुलर नंबर 7 2024 में जो आया था। दूसरा इशू ये था कि जिन असेसी ने अपने आप को प्रोविजनल अप्लाई करा था, तो लॉ ये था कि विद इन 6 मंथ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द योर चैरिटेबल एक्टिविटीज या मैक्सिमम 3 ईयर। तो काफी एनपीओ ऐसे थे जिन्होंने 6 महीने की एक्टिविटी तो स्टार्ट हो गई लेकिन 6 महीने के बाद अप्लाई करा था इनकम टैक्स में। तो जिन लोगों ने फॉर्म नंबर 10AB फाइल करके अपने आप को रेगुलर में अप्लाई करा था लेकिन बियॉन्ड 6 मंथ करा था, तो उन सबके ऑर्डर जो है उन्होंने रिजेक्शन में डाल दिए सीआईटी एग्जामिशन में, क्योंकि उनके पास में कंडीशन की पावर नहीं थी। मींस किसी एनपीओ ने प्रोविजनल ले लिया और प्रोविजनल में के बाद में उनको विद इन 6 मंथ जब आपकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है तो आपको दोबारा से फॉर्म नंबर 10AB फाइल करना पड़ता है फॉर रेगुलर फॉर 5 ईयर। अब उसमें जिन असेसी ने लेट फाइल किया था उन सबके रिजेक्शन हो गए। सीआईटी एग्जामिशन ने कह दिया भाई आपने लेट फाइल किए हैं तो हम आपको ना तो कंडोन दे सकते क्योंकि कंडोन की पावर सीआईटी एग्जामिशन को नहीं थी। तो एक ये इशू था तो इन दोनों इशू को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक सर्कुलर नंबर 7 निकाला जो 25 अप्रैल 2024 को आया है। अब इसमें इन्होंने इन दोनों की डेट बढ़ाकर 30 जून 2024 कर दी है। क्या पहला सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि जिन असेसी ने अभी तक अपने आप को रिन्यूअल नहीं फाइल किया है, रिन्यूअल मींस 1 अप्रैल 2021 को फॉर्म नंबर 10A फाइल करना था फॉर फर्दर 5 ईयर के लिए, उसको बोलेंगे रिन्यूअल। जिन असेसी ने अभी तक नहीं किया हुआ है उनके लिए दोबारा से एक अपॉर्चुनिटी है और ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। दोबारा से फॉर्म नंबर 10A फाइल करना है और आपके लिए असेसमेंट ईयर मींस 2021 से 2026 तक मींस एक असेसमेंट ईयर 2026-27 तक आपको 5 साल के लिए मिल जाएगा, सब्जेक्ट टू जब तक आप फॉर्म नंबर 10A नहीं फाइल करेंगे 30 जून से पहले। ये उन असेसी के लिए है जिन्होंने अभी तक अपना रिन्यूअल नहीं फाइल किया है, पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन ये है कि मैंने प्रोविजनल तो ले लिया लेकिन मैंने 6 महीने के बाद अप्लाइड करा था फॉर्म नंबर 10AB फाइल करके सीआईटी एग्जामिशन को, तो लिहाजा मेरा जो मैंने फाइल किया था तो काफी का 90% लोगों के रिजेक्शन हो गए कि आपने टाइम से नहीं फाइल किया है। तो उनके लिए भी अब क्या दोबारा से फॉर्म नंबर 10AB फाइल करेंगे। मींस जो कंडोन मिलता था कंडोनेशन वो उन्होंने इस सर्कुलर के हिसाब से दे दिया। यदि आपने 6 महीने के बाद भी यदि आपने अप्लाई किया है तो हम आपको इस सर्कुलर के माध्यम से कंडोनेशन कर देंगे। दूसरी सिचुएशन। तीसरी सिचुएशन ये थी कि जिन्होंने प्रोविजनल तो ले लिया लेकिन अभी तक फॉर्म नंबर 10AB नहीं फाइल किया, अभी तक मतलब 3 साल भी होने को जा रहे हैं और आपका असेसमेंट 25 तक, लेकिन आपने अभी तक नहीं फाइल किया है तो उनके लिए भी 30 जून 2024 तक आप फाइल कर सकते हैं। फोर्थ वन, जिन लोगों की आपने फाइल कर दिया 6 महीने के बाद फाइल किया लेकिन अभी भी वो पेंडिंग पड़ा हुआ है सीआईटी एग्जाम के बाद के यहाँ पर, तो अभी जो कंडोनेशन की जो पावर है वो इस सर्कुलर के माध्यम से उनको मिल गई है। अब हम नेट सेल में देखेंगे तो हमारे पास में 4 सिचुएशन हैं जिसमें इस सर्कुलर का हमें फायदा मिलेगा। पहली सिचुएशन, जिन असेसी ने
अभी तक अपना रिन्यूअल नहीं कराया है, जिनके पास में 1 अप्रैल 2021 से पहले फॉर्म नंबर अपनी 12AA का, ATG का, 1023C का या सेक्शन 35 का एग्जम्पशन अप्रूवल या नोटिफिकेशन उनके पास में ऑलरेडी था, उन्होंने अभी तक अपना रिन्यूअल नहीं फाइल किया हुआ है, तो 30 जून तक अपना फॉर्म नंबर 10A फाइल करके अपना रिन्यूअल ले सकते हैं। और रिन्यूअल जो उनको मिलेगा वो असेसमेंट ईयर 21-22 से लेके असेसमेंट ईयर 26-27 तक मिलेगा, मीन्स 5 साल के लिए मिलेगा। पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन अगेन, यदि मैं 6 महीने के बाद फॉर्म नंबर 10A भी फाइल किया, रिन्यूअल फाइल किया और रिन्यूअल मेरा रिजेक्ट हो गया, तो उनके लिए भी दोबारा से फॉर्म नंबर 10A भी फाइल करेंगे और उनको अपना रेगुलर कराने का एक मौका मिल गया। अब पहले क्या सिचुएशन आई थी कि जिनके काफी सिचुएशन ऐसी आई थी कि मैंने फॉर्म नंबर 10A भी फाइल किया, मेरा रिजेक्शन हो गया, मैं ITT अपील में चला गया और IT अपील में कुछ लोगों के डिसीजन हो गए, कुछ लोगों के अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है कि मुझे फॉर्म नंबर 10A भी अभी फाइल करना है। अब उसमें मुझे असेसमेंट ईयर कौन सा डालना है? मुझे असेसमेंट ईयर वही डालना है जो मेरे पहले वाले फॉर्म में डाला हुआ है। यदि पहले वाले फॉर्म में मुझे 23-24 डाला हुआ है तो 23-24 डालना है, 22-23 डाला हुआ है तो 22-23 डालना है, 24-25 डाला हुआ है तो 24-25 डालना है। इस चीज का ध्यान में करेंगे। जो प्रीवियस मेरा रिजेक्ट हुआ है और उस फॉर्म में मैंने जो असेसमेंट ईयर डाला था वही असेसमेंट ईयर मुझे इसमें डालना है। दूसरी ये सिचुएशन हो गई कि अब मुझे ये 30 जून से पहले फाइल करना है। जैसे मैं फाइल कर दूंगा उसके बाद में यदि मेरी कोई अपील पेंडिंग पड़ी हुई ITAT की, मैं उसको विड्रॉल कर सकता हूँ। दूसरी सिचुएशन। तीसरी सिचुएशन इसमें है कि मेरी कुछ पेंडिंग पड़ी होगी CIT अपील के पास में जो अभी तक उन्होंने डिसाइडेड नहीं की, क्योंकि लॉ है ना विदिन 6 मंथ उनको डिसाइडेड करना है। तो उसमें अगर यदि मेरी लेट फाइल हुई है तो उसमें ऑटोमेटिकली उनको कंडोनेशन मिल जाएगा, उसमें कहीं कोई इश्यू नहीं है और दोबारा से वो प्रोसीडिंग अपनी स्टार्ट हो जाएगी। आपको दोबारा से फॉर्म नंबर फाइल करने की जरूरत नहीं। ये तो 3 सिचुएशन ही हो गई। अब फोर्थ सिचुएशन ये आई थी कि सपोज मेरे पास में ऑलरेडी 31 मार्च 2021 तक ऑलरेडी मेरे पास में रजिस्ट्रेशन था, लेकिन मीनवाइल जो 2 साल का टाइम पीरियड निकल गया, मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं फाइल किया, रेगुलर नहीं फाइल किया, लेकिन मैंने किसी कारणवश अपने आप को प्रोविजनल में रजिस्टर करा लिया। प्रोविजनल फाइल में मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया। अब आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, जो फॉर्म नंबर 10AC सर्टिफिकेट आपके पास में आया है आप उसको विड्रॉल कर सकते हैं और दोबारा से फॉर्म नंबर 10A फाइल करके उसी सेक्शन कोड में 01 सेक्शन कोड है इसका, 01 सेक्शन कोड में हमें फाइल करना है, जिसमें फर्दर से मतलब है कि हमें असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए हमें ऑटोमेटिकली रूट से हमें रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। ऑटोमेटिकली रूट से हमें रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ इस बात को। यदि मैंने 1 अप्रैल 2021 के बाद अपने आप को रिन्यूअल नहीं कराया, लेकिन किसी कारणवश मैंने अपने आप को प्रोविजनल में रजिस्ट्रेशन करा लिया, प्रोविजनल का मतलब 3 साल का रजिस्ट्रेशन मुझे मिल गया, या काफी लोगों से जब रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे थे, रिन्यूअल अप्लाई कर रहे थे, तो सेक्शन कोड गलत डल गया, 11(1) की जगह 2 डल गया और 11 की जगह 12 डल गया। 1 है जिसका मुझे 5 साल के लिए मिलेगा, 2 है प्रोविजनल जिसमें मुझे 3 साल के लिए मिलेगा। तो बाई चांस गलती से मेरा 3 डल गया, 2 डल गया है, मीन्स प्रोविजन डल गया है, तो और मैं उसको सरेंडर करके दोबारा से फॉर्म नंबर 10A फाइल कर सकता हूँ, जिसमें फर्दर मुझे 5 साल के लिए मिलेगा। ये 4 सिचुएशन है जिसमें मुझे मिल जाएगा। अब एक सिचुएशन और आई थी जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है, जो काफी लोगों से हुई है। वो सिचुएशन है कि मैंने रिन्यूअल नहीं फाइल किया, जब एसएससी मेरे पास में मार्च 22 और मार्च 23 की बैलेंस शीट लेके आया तो मैंने उनकी ITR 5 फाइल कर दी, क्योंकि मेरे पास में रजिस्ट्रेशन नहीं था, मैंने रिन्यूअल नहीं कराया। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, क्योंकि काफी लोगों के साथ ये गलती हुई है कि जिनके पास में 1 अप्रैल 2021 से पहले 12AA था, ATG था, 35 भी था और 1023C भी था, चूंकि क्लाइंट ने अपने आप को रिन्यूअल नहीं कराया,
मार्च 22 की रिटर्न और मार्च 23 के लिए हमारे पास में आया। हमारे पास में कोई ऑल्टरनेट नहीं था, हमने उनकी ITR 5 फाइल कर दी। जब ITR 5 फाइल कर दी, वो 5 के फाइल इसलिए 5 कर दी क्योंकि उनका सारा पैसा खर्च हो गया। अब इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है, इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे कंडोनेशन के लिए अप्लाई करना है CIT एग्जामिशन को कि साहब हमने अपनी रिटर्न को लेट फाइल कर दी, मतलब 5 तो फाइल कर दी, लेकिन फाइल करनी थी कौन सी 7, क्योंकि हमें उसको कंटिन्यू करना है। यदि हम उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे तो हमारा 115 TD लग जाएगा। 115 TD लग जाएगा, और 115 TD का मतलब है यू हैव टू एग्जिट फ्रॉम दिस बेनिफिट्स। हमारा एग्जिट रूट आ जाएगा, और एग्जिट रूट जैसे आया अपने पास 115 TD लग जाएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मार्च 22 की रिटर्न, मार्च 23 की रिटर्न जो हमने फाइल कर दी ITR 5, उसके लिए कंडोनेशन फाइल करना है। कंडोनेशन का जैसे ही आपको मिल जाएगा, आपकी विंडो ओपन हो जाएगी, आप फिर उसमें फॉर्म 10B और ITR 7 फाइल करेंगे अकॉर्डिंग देयर फाइनेंशियल। उसके बाद में आपका जो कंटिन्यू है, कंटिन्यूशन बना रहेगा। अदरवाइज आपने नहीं फाइल किया तो 115 TD लग जाएगा। ये 4 मेजर सिचुएशन है, इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें अपने आप को रिटर्न फाइल करना है। और रिटर्न से मतलब है कि जो सर्कुलर नंबर 7 आया है उसका बेनिफिट हमें लेना है। ये 4-5 सिचुएशन थी जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी। अब मैं क्वेश्चन लेना चाहूंगा, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पर डिस्कस करें। अभी सर्कुलर 7 पर डिस्कस करेंगे। फिर कुछ और अपडेट्स आए हैं जिसका मैं अभी डिस्कस करूँ। सुमित जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ले ले पहले। निकिता जी, किसी का कोई क्वेश्चन है क्या इस मैटर में? हेलो, हेलो, टेक्निकल इशू। चलिए, अब मैं एक चीज और अपडेशन करना चाहूंगा। एक इन्होंने NGO दर्पण पर एक नया एक चीजें की है कि जो ऑलरेडी जिनके पास में NGO दर्पण पर रजिस्ट्रेशन नहीं है, अब उनके लिए NGO दर्पण पर रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी हो गया है। NGO दर्पण की आप साइट खोलेंगे, जो इंफॉर्मेशन है आप फिट करिए, ये सभी के लिए है। इवन अगर यदि आपने नया NGO बनाया है तो बैंक अकाउंट वाले बैंक अकाउंट भी ओपन हो रहा है बिना इसके NGO दर्पण के। ये जिनके ऑलरेडी अकाउंट्स हैं उनको भी पहले प्रेशर डालने हैं कि आप NGO का हमें सर्टिफिकेट लाइए, नहीं तो हम आपके बैंकिंग ट्रांजेक्शन बंद कर देंगे। तो NGO दर्पण पर अब ये रजिस्ट्रेशन हर एक NGO के लिए कंपलसरी हो गया है। अपने आप को NGO की साइट पर, NGO दर्पण के नाम से साइट है जहां आपको अपने आप को रजिस्टर कराना है। अभी आप रजिस्टर करेंगे तो मेरे हिसाब से 20 से 25 दिन में आपके पास में ये एक ऑनलाइन ही और मेल पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन के आप प्रिंट निकालिए और आप अपने बैंक को दीजिए, और उस प्रिंट पर, उस रजिस्ट्रेशन पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा जो N2 दर्पण के नाम से रजिस्ट्रेशन नंबर कहलाएगा। हेलो, जी सर।
सुमित जी। यस सर, यस सर। हाँ बताएं। अब मेरा जी जी, जो किसी के क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं। इसमें सर 4-5 चीज थी जो मैंने अभी डिस्कस की थी। ठीक है, ठीक है। मैं निकिता से बोलता हूँ सर, कोऑर्डिनेटर से, कि निकिता प्लीज टेक अप ऑल क्वेरी वन बाय वन। निकिता। सर, टॉपिक कंप्लीट हो गया आई थिंक, तो मैं एक मिनट सर मैं लेता हूँ सर। तब तक क्वेश्चंस ले लेते हैं। हाँ सर कह रहे हाँ थे चैट हाँ बॉक्स से। हाँ हाँ, राइट। सर एक क्वेश्चन आया हमारे पास। इन 22-23 वी हैव प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, so we filed our ITR 7 and claimed exemption, but in 23-24 our final registration is rejected. Now we should file ITR 5 or ITR 7 for 23-24. नहीं, रिजेक्ट जो आपके हुआ है वो क्यों हुआ है, क्या रीजन है? टाइम कंडोनेशन की वजह से हुआ है या किस वजह से हुआ है, पहले वो देखना पड़ेगा। यदि टाइम की वजह से हुआ है तो इसलिए सर्कुलर नंबर 7 आया है। आप फॉर्म नंबर 10 भी दोबारा फाइल कर दें और उसमें असेसमेंट वही चूज करें जो आपने ओरिजिनल में करा था। आपको फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अपने टेस्ट को कंटिन्यू रखना है। और कंटिन्यू तब भी रखेंगे जब आपसे दोबारा से आप रजिस्ट्रेशन फाइल करेंगे। अदरवाइज नहीं तो फिर 115 टीडी की प्रॉब्लम आपके पास में आ जाएगी, तो उसको अवॉइड करें। ठीक है, तो आकाश जी अगर आपका टाइमिंग के अलावा किसी वजह से हुआ है तो आप एक बार चैट बॉक्स में शेयर कीजिएगा रीजन। अच्छा सर, इन्होंने किया है। रीजन ऑफ रिजेक्शन इज डिपार्टमेंट इशूड नोटिस ऑन रॉन्ग मेल आईडी व्हिच वी नेवर रिसीव्ड। कोई तो कोई इशू नहीं है, आप दोबारा से फाइल कर दें और ईयर वही डालेंगे तो आपको चेन आपकी कंटिन्यू हो जाएगी। और फिर आप अब जो फॉर्म 10 भी फाइल करेंगे तो विद इन 2-3 मंथ के बाद आपके पास नोटिस आएगा ठीक है। और उसमें जो इन्फॉर्मेशन मांगी आप इन्फॉर्मेशन दें और यू हैव टू कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हेमंत जी का है। व्हेन इज अ चैरिटेबल एंटिटी एग्जम्प्ट फ्रॉम फाइलिंग फॉर्म 10BB व्हेन डोनेशन रिसिप्ट्स आर लेस देन 2.5 लाख? क्वेश्चन। नहीं, ये क्वेश्चन ये क्या है मैं बताऊं। ये सेक्शन है 12A1B। 12A1B कहता है कि यदि आपका ग्रॉस रिसीप्ट 2.5 लाख से कम है तो आपको ऑडिट की जरूरत नहीं है। तो इट इज अप टू यू, आप नहीं करना चाहे नहीं करें। लेकिन जनरल इंफॉर्मेशन का जो ITR 7 में है उसमें आप लिख देना नो ऑडिट रिक्वायर्ड, तो देन यू कैन फाइल ITR 7। ये थी सब्जेक्ट टू आपका ग्रॉस रिसीप्ट आपकी 2.5 लाख से कम है इंक्लूडिंग पर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर राजन गुप्ता जी का। सर प्लीज सजेस्ट अस द ट्रीटमेंट फॉर डिस्क्लोजिंग मिसलेनियस डोनेशंस लाइक कलेक्टेड ड्यूरिंग कैंपेन एंड मेट्रो स्टेशन एंड अदर प्लेसेस इन 10BB, कि वहां पे हमारे पास पैन वगैरह की इनको भी नहीं होगी। सर देखिए वॉइस नहीं। हाँ ठीक सर, वॉइस नहीं आ रही सर बिल्कुल आपकी। क्लियर है कि जिससे आप डोनेशन के जो भी आप डोनेशन ले रहे हैं उसकी कम से कम जो डोनर है, जो डोनेशन आप ले रहे हैं, इट इज क्लियर कि आपके पास है बेसिकली एड्रेस, आइडेंटिटी में आधार नंबर, वोटर आई कार्ड नंबर है, पासपोर्ट नंबर है या और जो तीन आइडेंटिटी मांगी है, ये आपके पास होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपका अनोनिमस डोनेशन किया जाएगा और जिसमें एक लिमिट है 115 BBC में 1 लाख और 5% विच एवर इज हायर। जो हायर अमाउंट होगा उस पर आपका 30% का टैक्स लग जाएगा। तो अभी क्राउड फंडिंग वगैरह ये सब खत्म हो गई, अब वो नहीं है। जो भी आपने सिंगल पेनी भी लिया हुआ है तो यू हैव टू हैविंग द KYC ऑफ द डोनर, आइडेंटिटी होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर मोहित जिंदल जी का है। दर्पण डिपार्टमेंट नॉट एक्सेप्टिंग द यूनिवर्सिटी फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट लाइक एक्ट ऑफ दैट यूनिवर्सिटी, एनी सॉल्यूशन टू दिस? दर्पण पे रजिस्ट्रेशन करा रहे होंगे दर्पण पोर्टल पे।
दर्पण का सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराएं, यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएं। जिस जो नहीं आपकी सर, उसमें पेरेंटल बॉडी है, उसमें सोसाइटी, ट्रस्ट से हाँ, सेक्शन 8 का, ये सर प्लीज कंटिन्यू। जो आपकी पेरेंटल बॉडी है, जैसे यूनिवर्सिटी जो भी चलेगी वो किसी न किसी पेरेंटल बॉडी के अंडर में चली होगी, चाहे वो ट्रस्ट हो या सेक्शन 8 कंपनी उठाना। आई होप मोहित जी क्वेरी क्लियर हो गई होगी, नहीं हुई तो आप वापस रिपीट कर सकते हैं चैट बॉक्स में फर्दर उसका एक्सटेंशन आपकी क्वेरी का। टिल देन रजत मेंगी जी का क्वेश्चन है, वी अप्लाई टू द सीआईटी एग्जाम्शन फॉर परमानेंट रजिस्ट्रेशन which was rejected by giving a vague reason. We have gone to ITAT. Can we avail the benefit of this circular and go for fresh registration? डेफिनेटली ले सकते हैं। इसमें केवल उसका नहीं ले सकते जहां ऑर्डर में इन्होंने स्ट्रिक्टली कहा हुआ है कि आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपने खर्चा नहीं किया है। यदि आपका सबको सबमिशन नहीं हो पाया या आपका टाइम फ्रेम का इशू है, तो इन सब का आपको बेनिफिट मिल जाएगा इस सर्कुलर के साथ। देवाशीष चक्रवर्ती जी का क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द प्रोसीजर फॉर 80G रजिस्ट्रेशन? तो बस सेम प्रोसेस होता है जो 12AA का होता है। आपको 2 फॉर्म फाइल करने पड़ेंगे, एक 12AA का, एक 80G का, और इसे ऑनलाइन ही फाइल करना है। उसमें जो पेपर लगने हैं, वो जो पेपर 12AA के रजिस्ट्रेशन में लगने हैं वही 80G में लगने हैं। लेकिन पहले 12AA का रजिस्ट्रेशन फाइल होगा, उसके बाद 80G का फाइल होगा। मीन 2 फॉर्म फाइल करने हैं आपको, चाहे 10A हो या 10AB हो, बोथ से सूचना। मोहित जी ने अपना क्वेश्चन आगे एक्सटेंड किया है, जो यूनिवर्सिटी वाला भी था उसमें ये लिख रहे हैं, देयर इज अ चैरिटेबल ट्रस्ट नॉट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A. It has sold a property for rupees 50 crore and there is LTCG of 48 crore. What will be the surcharge rate? नहीं, As देखिए per जो law, आपको yes. आपका अपना जो जब हम ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते हैं तो एमपीओ के लिए केवल 3 ऑर्गेनाइजेशन सेटअप ही है। पहला सोसाइटी 1816, दूसरा चैरिटेबल ट्रस्ट और तीसरा सेक्शन 8 कंपनी। इन्हीं के अंडर में ही हमें एमपीओ का ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना है। अगर इन तीनों के अलावा कोई भी और किया हुआ है तो ना तो आपको 12A मिलेगा, ना आपको 80G मिलेगा। ये तो हमारी पेरेंटल बॉडी होगी। इस पेरेंटल बॉडी में चाहे हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाएं, चाहे हम यूनिवर्सिटी चलाएं, चाहे हम R&D चलाएं, व्हाटएवर द जो ऑर्गेनाइज जो भी आपको चलाना है आप चलाएं। लेकिन जो आपका एनपीओ एनजीओ दर्पण की साइट पर है वो आपका पेरेंटल बॉडी का होता है, ना कि यूनिवर्सिटी का। किनका सरचार्ज को लेकर के क्वेश्चन है कि किनका चैरिटेबल ट्रस्ट है 12A में रजिस्टर्ड नहीं है, प्रॉपर्टी सोल्ड की 50 करोड़ की, LTCG 48 करोड़. What will be the surcharge rate? As per law, it must be 15%, but even नहीं, जो इंडिविजुअल को रेट लगते हैं वही सरचार्ज की रेट लगेंगे। okay means 37% surcharge. जो इंडिविजुअल को लगते हैं Okay, so हाँ मे बी बिल्कुल लगे। ठीक है, then राहुल शुक्ला जी का क्वेश्चन है, ट्रस्ट इज एंगेज्ड इन एक्टिविटीज सिंस 2015 but first time registered in 12A in 22-23 but not intimated to department within 6 months. देखिए इसमें आपने जो रजिस्ट्रेशन आपको लेना है, आपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले लिया, नहीं लिया, मतलब फॉर्म 10AC इनके पास में आ गया। इस आप राहुल शुक्ला जी आप अपना उसमें चैट तो बॉक्स सबसे में पहले डालें। अगर आपका ऑलरेडी ट्रस्ट पुराना है, इसमें तो उनका रिप्लाई का वेट करना पड़ेगा, तब तक नेक्स्ट ले लेते हैं सर। स्वीटी जी का क्वेश्चन है, वी हैव अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 31st March 22 and approval received on 7th of April 22 but forget to take 80G registration and applied on 20th April 23. Is any issue we can face in future? नहीं कोई इशू नहीं है। 80G का जो रजिस्ट्रेशन लेते हैं वो हम डोनर के लिए लेते हैं, सोसाइटी के लिए नहीं लेते। अगर मेरे पास में 80G का रजिस्ट्रेशन है, जो मुझे डोनेशन देगा
उसे 80G का बेनिफिट तभी मिलेगा जब मेरे पास में 80G का रजिस्ट्रेशन है। तो टैक्स की एप्लीकेशन से 80G का कोई मतलब नहीं है। निकिता जी आगे की क्वेरीज आप देख लो। अश्विनी अग्रवाल जी की है, 552 पे पोस्ट किया है इन्होंने, प्लीज। So one educational institution having received less than 1 CR pertaining to assessment year 15-16, CPC raised a demand of rupees 10 lakh. Demand raised not seen by assessee. Now, which option are available to get it rectified? Exemption is covered under section 10 subsection 23 third AD. नहीं, इन्होंने जो रिटर्न फाइल की है वो 1023C थर्ड एडी में की है या 12AA में की है? नहीं सर, 1023 थर्ड एडी में करी है, एग्जाम्पशन वहां से मिल रही है। तो थर्ड एडी में जो उन्होंने फाइल की है तो उस समय जो मैक्सिमम जो लिमिट थी वो 1 करोड़ हाँ, की थी। 1 करोड़ से यदि इनका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है और प्योरली एजुकेशन के लिए है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसमें जो भी इनकम आ रही है उस पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा, होल इनकम आर एग्जम। अब डिपेंड करेगा इनकी जो 143(1) की इंटीमेशन आई है उसमें क्या लॉजिक लिया हुआ है और क्या जो टैक्स लगा रहे हैं उसका क्या रीजन है, वो इनकी 143(1) की इंटीमेशन में लिखा होगा। So I would like अश्विनी जी आप एक बार ना डायरेक्टली कनेक्ट कर लीजिएगा so that कि the clarification can be provided easily based on the notice you had received. सर प्राइवेट ट्रस्ट नहीं What is tax implication on the private trust? सर प्राइवेट ट्रस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टैक्स इम्प्लीमेंटेशन ऑन प्राइवेट ट्रस्ट? प्राइवेट ट्रस्ट दो तरह के होते हैं, एक तो होता है स्पेसिफिक और एक होता है डिस्क्रिशनरी। स्पेसिफिक में क्या होता है कि जो बेनिफिशियरी और उनके शेयर डिटरमाइंड होते हैं, दोनों के, मतलब बेनिफिशियरी भी डिटरमाइंड है, उनके शेयर भी डिटरमाइंड है। यदि ये सिचुएशन है तो उसमें इंडिविजुअल रेट लगता है। यदि ट्रस्ट का में बेनिफिशियरी डिटरमाइंड है या उनके शेयर डिटरमाइंड नहीं है या शेयर भी डिटरमाइंड नहीं है, बेनिफिशियरी डिटरमाइंड नहीं है, तो उसमें 164 के आधार पर मैक्सिमम मार्जिनल रेट का टैक्स लगता है। Okay. Next question is, do I need to file ITR if we provisionally registered under section 12AA and 80G as there is no transaction during the year? Are we eligible to take donation under section 80? नहीं, देखो आपके पास में भी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आ गया है तो आपको ITR 7 ही फाइल करनी है, आपको ऑडिट रिपोर्ट भी फाइल करनी है, फॉर्म नंबर 10 BD भी फाइल करना है। सारी जो फॉर्मेलिटी रेगुलर के लिए होती है वो सारी आपको फाइल करनी है। Okay. Next question is, under section 12A and 80G, registered society running a school and having gross receipt below 5 CR, they have not renewed its 12A registration and opted exemption under section 10 subsection 23C third AD. What implication if they renewed or if they not renewed? देखिए, एक बार यदि आप इस परव्यू में आ गए, यदि आप एक बार 12AA के परव्यू में आ गए, 12AA 1023C 4, 5, 6 और 6A में आ गए, तो आप यदि एग्जिट करते हैं तो आपके पास में 115 TD लग जाएगा। ये नहीं है कि आप कहें कि मेरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, मैंने 12AA का पिछली बार रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, अब मैं 1023C थर्ड AD में आना चाहता हूँ, इट्स नॉट परमिटेड। आप जैसे ही अपने आप को सरेंडर करेंगे या बाहर आएंगे तो 115 TD आपके पास लग जाएगा, और 115 TD का होता है एक्रेडिटेड इनकम। Okay, sir. Next question is, if we have applied for 80G registration and given the benefit to the donor and later on it has been rejected by income tax department, what was the consequences?
देखिए, 80G का रिजेक्शन हो जाए तो 115 DD लागू नहीं होता है। 80G हो जाए कोई इशू नहीं है, लेकिन ये 80G होने के बाद में डोनर को आपको किसी भी तरह का 80G का बेनिफिट नहीं मिलेगा। Okay. Next question is by Rahul Shukla. NGO engaged in activity since 2015 and first time registered provisional for 12A, but not intimated to department whether go for surrender and apply fresh or applied for final registration. नहीं, फाइनल रजिस्ट्रेशन तभी हमें अप्लाई करना है जब अपने पास में प्रोविजनल होता है। यदि प्रोविजनल नहीं है तो डायरेक्ट फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए हम वी कैन नॉट अप्लाई। Okay, sir. इनका बेसिकली इशू क्या है कि 2015 में इनकी मतलब इशू क्या है, बेसिकली पिन पॉइंट क्या है? सर इसमें पिन पॉइंट ये कि इन्होंने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कराया था 12A में, मगर बाद में डिपार्टमेंट को इंटीमेट नहीं करा कि वो आगे उसको फाइनल कराएंगे या फिर उसको सरेंडर करेंगे। तो उस पे यदि 115 आपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया और वो आपने दोबारा रिन्यूअल नहीं कराया तो भी 115 टीडी लग जाएगा। अच्छा, क्योंकि 115 टीडी का जो आप बेनिफिट ले रहे हैं वो बेनिफिट सारे टैक्स लग जाएगा। Okay, sir. Do we need to file ITR if we are claiming exemption under section 1023 आपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेने के बाद में आपने के लिए नहीं गए तो भी 115 टीडी लग जाएगा। So next question is, do we need to file ITR if we are claiming exemption under section 10 subsection 23 capital AA? नहीं, उसमें तो आप नहीं उसमें आइटम मैंडेटरी नहीं है। Next question, sir. If existing charitable trust file form 10A and when we file form 10AB, but AO rejected on ground that existing form need not file form 10AB, provisional is final. We AO and they suggested not to file the form 10AB again. नहीं, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपको व्हाई नॉट The provisional registration is final. इनका ये होगा, मैं बताऊं क्या रहा है कि इनके नहीं फाइनल मैं बताऊं इनका क्या इशू होगा कि इन्होंने फॉर्म नंबर 10A फाइल किया होगा 2021 में, तो उस समय जो सर्टिफिकेट आया था उसमें प्रोविजनल होगा, तो प्रोविजनल नहीं है। लेकिन अगर उसमें असेसमेंट दिया 26-27 के लिए है तो उनको अभी फॉर्म 10A अभी नहीं फाइल करना, अब उनको फाइल करना है 30 सितंबर 2025 में। ठीक है सर। We are claiming exemption under section 1023 AA and we got registered under section 12 AA and 80G. Still we are required to file ITR? आपके पास है 12 AA 1023C 4 5 6 6 से 80G 35 आपके लिए ITR कंपलसरी है फाइल करना। अच्छा, Ashwini ji, you can unmute yourself and you can clarify your query. Sir, hello. जी अश्विनी जी प्लीज आइए। सर इसमें जो एजुकेशनल ट्रस्ट की मैं बात कर रहा था वेस्टेड 1 करोड़ का, उसमें बेसिकली 1023C एडी में फाइल किया था रिटर्न, लेकिन जो असेसमेंट ऑर्डर आया उसमें वो अलाउ नहीं किया उन्होंने, सीपीसी ने। अश्विनी जी आवाज की प्रॉब्लम आ रही है आज, पता नहीं क्यों सर। दैट्स व्हाई सर आई रिक्वेस्टेड कि चैट में लिखिए प्लीज सभी, सो दैट वो बेटर रहेगा क्योंकि आज थोड़ा साउंड का इशू है। सर कैन आई स्पीक अगेन? आप मुझे मेल पर लिख देना सर। अश्विनी सर राइट लिख दीजिए, अगर कोई छोटी सी शॉर्ट में लिख सकते हैं प्लीज राइट। ठीक है, ओके। निकिता कोई और क्वेरी है? नहीं कोई और क्वेरी तो नहीं है। वी हैव टेकन ऑल द क्वेरीज।
अंगद जी की एक क्वेरी है, आर वी नीड टू फाइल ITR? While हुआ है basically, otherwise मैं query discuss कर ली थी अंदर ना, निकिता प्लीज दो तीन रिपीट। query Yes, yes, discuss की yes. थी। I'm telling you. Are we need to file an RT? Sir, ये वाला क्वेश्चन था कि that we are claiming exemption under section 1023AA and we got registered under section 12AA and 80G. Are we still required to file ITR? मैंने कहा कि यदि आपके पास में 12AA, 80G, 1023C, 4, 5, 6 और 6A ये सेक्शन 35 का रजिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन या अप्रूवल है तो आपको फाइल करना कंपलसरी है। आनंद जी, आपको अपने क्वेरी में रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है बिकॉज यू आर क्लेमिंग द एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1023AA and 80G. Next question is, sir, trust approved under section 12A and 80G receipt less than 2.5 lakh. Is any audit compulsory required? ने ये कहा कि यदि आपकी ग्रॉस ऑडिट 2.5 लाख से कम है तो आपको ऑडिट रिपोर्ट फाइल करना कंपलसरी नहीं है, 12A 1B सेक्शन है, लेकिन ITR फाइल करना। संदीप जी, योर आंसर इज कि आपको ITR फाइल करना आपको ITR फाइल करना कंपलसरी है बट ऑडिट फाइल करना कंपलसरी नहीं है। Any more questions from the participants? Sandeep Tandari, thanks. I think, sir, some voice interruption is there and बहुत कुछ क्वेरी सॉल्व भी हो गई हैं, बहुत कुछ अनआंसर्ड रह गई हैं, तो उसके लिए सुमित जी अभी एक दो क्वेश्चंस और देख सकते हैं अगर हाँ, वॉइस अगर क्लियर आ अगर जाती आशा है जी तो। किसी की क्वेरी आ रही है तो डेफिनेटली वी Uh, कैन टेक अप। exactly, but the participants are not posting any of the query. That's why I'm repeating the answer also. एक्चुअली ये इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है कि कोई क्वेरी अगर लिखने भी बैठते हैं तो वो आशा जी समझ नहीं एक आता कि कितना लिखूं। Sir, actually, Ashwini ji and the participants are requesting for your mail ID and the contact number. मैं मेल आईडी अभी चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ सर की, नो इशू, नो वरी, एंड कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनली विल शेयर। ca.mittal@gmail.com। मैं टाइप कर देता हूँ वेद सर, मैं टाइप करके लिख देता हूँ सर। आशा प्लीज अपना डिस्कशन फोरम वाला भी शेयर कर सकते हैं, ऑडिट हेल्प डेस्क वाला। एंड वेद सर की मेल आईडी मैंने चैट बॉक्स में डाल दी है, you can write mail to Vesar for your query. Apart from this, we have also a audit help desk group where we are regularly resolving professional day-to-day query. So you can join and post your query there. Any query from the participant sides, you may post it. We can directly raise to the sir and वेसर इस पर एक ITR 7 पे भी एक सेशन जून में प्लान कर लें सर। हाँ कर सकते हैं, मैंने उस पर भी जो चेंजेस आ रहे हैं उस पर भी नोट कर रहा हूँ। हाँ एक बार जून में देख लेंगे, ऑलरेडी 20th में हो गया, तो जून में जो एक ITR 7 से रिलेटेड इश्यूज है उस पर एक सेशन दोबारा प्लान कर लेंगे। एंड चैट बॉक्स में एक आप 30th से पहले भी अगर पॉसिबल है तो प्लान कर सकते हो, मे बी अ क्वेरी सेशन फॉर हाफ एन आवर इटसेल्फ, वो फॉर्म 10 जो डोनेशन का जो जाता है उसमें। अच्छा 10 BD और BE की रिगार्डिंग। ओके, तो एक उस पे भी हाफ एन आवर भी रखेंगे तो काफी क्वेरी, जैसे आज भी हमने देखा 2-3 क्वेरीज उसी से रिलेटेड थी। राइट राइट, कैसे दिखाएं, ड्रॉप बॉक्स में आ गया, वहाँ मेट्रो स्टेशन पे कैंपेन में ले लिया, तो दैट विल आल्सो बी। इस संदीप जी यूट्यूब पे शेयर कर देंगे इसको वीडियो को, तो यू कैन वॉच इट एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। वैसे सर आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर, आज बड़ा इश्यू है।
पता नहीं क्या क्या इशू आ रहा है। हाँ, आज बड़ा इशू रहा है somehow आप भी It's a technical issue. It can be happen anytime and anywhere and with anyone. right Nikita. So I think no other query with regard to this, and Vesar also given her input. So Vesar I would क्लोज like करें सर आज का सेशन if you permit. वेसर क्लोज करें आज का सेशन. I think it's not audible to sir. ओके नो प्रॉब्लम. सभी जो पार्टिसिपेंट ने एक्टिवली क्वेरी पूछी या जो नहीं पूछ पाए, डेफिनेटली एक और सेशन प्लान करेंगे लेटर ऑन. यहाँ पर ITR 7 और अदर इश्यूज पर भी डिटेल में चर्चा करेंगे. फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए I would like Sumit ji to give a formal vote of thanks to our participants. रिपीट नेम निकिता. I would like Sumit ji to give a vote of thanks to all the participants. Thank you, Nikita, and thanks to Ved sir for giving their time always whenever asked. ved जी इतने हम्बल और इतने मतलब नॉलेज होने के बावजूद भी कभी भी जब भी रिक्वेस्ट करी शॉर्ट नोटिस पर, ही इज ऑलवेज रेडी टू स्पेयर इज वैल्यूएबल टाइम. और आज भी डायरेक्ट 5 बजे मुझे जो पता है बात हुई है, 5 बजे ही ऑफिस पहुंचे थे डिपार्टमेंट से. देर आफ्टर कंटिन्यूसली सम टेक्निकल इश्यू में जो फंस गए हम लोग. We will definitely plan a new session, and thanks to Nikita for moderating today's session. Asa, special thanks. CM Jain and many participants जिनके हम नाम देख सकते हैं, सभी कहीं ना कहीं दिल्ली, NCR, अदर प्लेसेस से ज्वाइन किए. और इसके अलावा भी कोई टॉपिक अगर आप लोग सजेस्ट करेंगे तो वी कैन प्लान मोर सुमित वेबिनार. जी, आज का एक स्पेशल थैंक्स हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को सभी भी जाता है. पार्टिसिपेंट बहुत को बनता है. पेशेंसफुली वेट किया उन्होंने भी. राइट, वेट भी बने किया रहे बिल्कुल. और उसके बाद जो भी प्रॉब्लमेटिक डिस्टर्बेंस हो रही थी टेक्निकल, बट स्टिल दे रिमेन देयर. they could manage. और वेद सर ने सारे क्वेश्चंस एक एक मतलब जितने क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चंस सर ने आंसर किए. तो शोभन इट भाई, वाज स्पेशल थैंक्स टू ऑल पार्टिसिपेंट जिन्होंने आज का ये 1 आवर स्पेशली मैनेज किया. एंड इन फ्यूचर कोई भी टॉपिक, कोई भी जो टॉपिक आपको लगता है, काइंडली सजेस्ट अस. टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं, स्पीकर भी सजेस्ट कर सकते हैं, सो डैट हम मंडे मंथन में या अदर कोई और वेबिनार सीरीज में वी कैन प्लान. एनीथिंग एल्स आशा बिफोर कंक्लूडिंग? So Vesa, thank you once again. Thank you very much, sir. And thanks to all participants. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.